नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एके ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में। दोस्तों, हम भारत के भूगोल के अंतर्गत टॉपिक पढ़ रहे थे प्रायद्वीपीय पठार को। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत कल हमने प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत जो पठार हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम उसी कड़ी को आगे शुरू करते हुए, उस चीज को रिपीट करते हुए और आगे प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आने वाली जो उसका दूसरा भाग है पहाड़ियां, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, मैं रिपीट करता हूं कि हमने कल प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जो अध्ययन किया था वो कि प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड चट्टानों से निर्मित है। यह इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का भाग है। यह भारत का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है। भारत में सर्वाधिक खनिज जो हैं वो प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाते हैं। भारत का सबसे विस्तृत भौतिक प्रदेश है। लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर इसका जो हमने क्षेत्रफल किया था। लगभग जो इसकी ऊंचाई है पठार की वो 600 से 900 औसत ऊंचाई इसके मध्य है। इस प्रायद्वीपीय पठार को हमने दो भागों में बांटा था। हमने बांटा था प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र के जो पठार हैं वो, और दूसरा हमने इसका जो भाग बांटा था प्रायद्वीपीय क्षेत्र की पहाड़ियां या पर्वत श्रृंखलाएं। ये दो चीजें जो है हमने इसको बांटते हुए चीज को शुरू किया था। उसके बाद में हमने प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत पठार में पढ़ा था मेवाड़ का पठार, हड़ौती का पठार, मालवा का पठार। मालवा पठार के हमने दो भाग पढ़े थे। उत्तरी भाग बुंदेलखंड का पठार और दक्षिणी भाग हमने पढ़ा था उसका बघेलखंड का पठार। उसके बाद हमने दोस्तों दक्कन का पठार, इसके बाद में हमने मैसूर का पठार, दंडकारण्य का पठार, हमने पढ़ा तेलंगाना का पठार, छोटा नागपुर का पठार, और आज हम पढ़ेंगे मेघालय पठार। तो यहां तक जो दोस्तों हमने कल अध्ययन किया कि कौन कौन सा क्षेत्र, कौन कौन सा पठार जो है वो कहां विस्तृत है और क्या उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। साथ ही हम आज बात करेंगे प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जो पहाड़ियां हैं उन पर। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं हम। प्रायद्वीपीय पठार। अगर हम प्रायद्वीपीय पठार पर जो बात कर रहे थे उसके तहत हमने शुरुआत की थी कि जो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग है जिसे हम कहते हैं हड़ौती का पठार, ये पढ़ा हमने। ये बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। चंबल नदी इसकी मुख्य नदी है, इसको दो भागों में बांट देती है। हमने पढ़ा था कि ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। ये भी गोंडवाना लैंड चट्टानों में ज्वालामुखी उद्गार से इसका निर्माण हुआ। हमने इसके पश्चिम में स्थित जो मेवाड़ का पठार है, राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र जिसके अंतर्गत हम छोटे छोटे पठार पढ़ते हैं, उड़िया का पठार है, आबू का पठार है, लसाड़िया का पठार है, मेसा का पठार है आदि, उन सबको सम्मिलित रूप से कहा जाता है मेवाड़ का पठार। इस मेवाड़ पठार या इस हड़ौती के पठार में दक्षिण में हमने पढ़ा था मालवा का पठार। दक्षिण में पढ़ा था मालवा का पठार। ये महत्वपूर्ण पठार है। मालवा पठार भी काली मिट्टी से निर्मित क्षेत्र है। मालवा पठार जो है उसका उत्तरी विस्तार कहलाता है हड़ौती का पठार, ये हमने जाना था। उसके बाद में हमने पढ़ा था मालवा पठार के दक्षिण में जो सबसे बड़ा पठारी प्रदेश है ये कहलाता है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। तो दक्कन का जो पठार है दोस्तों ये प्रमुख रूप से है महाराष्ट्र में, और विस्तृत रूप से यह 3 राज्यों में है। महाराष्ट्र के साथ में दोस्तों आंध्र प्रदेश, और साथ में तीसरा महत्वपूर्ण राज्य आता है कर्नाटक। हमने इस दक्कन पठार के ही जो भाग हैं, महाराष्ट्र का पठार है, कर्नाटक का पठार है, तेलंगाना का पठार है, ये जो भाग हैं वो मूलभूत रूप से हम देखें
तो भौगोलिक रूप से ये दक्कन पठार के ही अवशेष हैं, परंतु हमने इनको भी इसके साथ अलग अलग से पढ़ लिया था। दक्कन पठार जो है काली मिट्टी का सबसे विस्तृत क्षेत्र है भारत में, कपास के लिए प्रसिद्ध है। तभी आप भारत में जब कृषि पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कपास उत्पादन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और गुजरात अग्रणी है। भारत में हम भारत का मैनचेस्टर जो है मुंबई को कहते हैं, तो वो भी महाराष्ट्र इस क्षेत्र के अंतर्गत है। तो यहाँ कपास उत्पादन अधिक होता है, संतरे यहाँ के फेमस हैं, सोयाबीन अधिक होता है, अश्वगंधा और गन्ना इस क्षेत्र के अंतर्गत बहुतायत मात्रा में होता है। तो काली मिट्टी जो है वो इसके लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी जो है इसमें मैग्नीशियम तत्व की अधिकता के रंग के कारण मैग्नीशियम तत्व अधिक होता है, इसी कारण इसका रंग काला होता है। इसके दक्षिण में हमने पढ़ा था प्रमुख रूप से मैसूर का पठार। जो मैसूर है ये कर्नाटक का ही प्राचीन नाम है, तो हमने इस क्षेत्र को पढ़ा मैसूर का पठार। इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। मैसूर पठार के जो पूर्वी भाग है उसके बारे में हमने बात की थी। यह क्षेत्र कहलाता है दोस्तों तेलंगाना का पठार। तेलंगाना के पठार का अध्ययन किया था हमने। तेलंगाना पठार जो है वो प्रमुख रूप से हम बात करें तो तेलंगाना पठार जो है वो इसी दक्कन पठार का ही पूर्वी विस्तार है, और ये जो क्षेत्र है वो सीमांध्र कहलाता है। इसके बाद में हमने तेलंगाना पठार के जो उत्तरी भाग है छत्तीसगढ़ ओडिशा का जो क्षेत्र था ये हमने पढ़ा था दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार, और दंडकारण्य का जो पठार है इसे ही हमने दोस्तों बस्तर का पठार भी कहा जाता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि भारत में सर्वाधिक जो लोहे और उसके साथ में एल्यूमिनियम के जो भंडार है, लोहे के साथ में एल्यूमिनियम के भंडार यहां अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जबकि इसका जो उत्तरी क्षेत्र है जो झारखंड, प्रमुख रूप से झारखंड और बिहार का जो दक्षिणी हिस्सा है यहां फैला है, इसे कहते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का जो पठार है भारत में सर्वाधिक खनिज यहां होते हैं। छोटा नागपुर पठार में भारत में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं, इसीलिए इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। रूर प्रदेश जो है दोस्तों यह जर्मनी में है। जर्मनी का क्षेत्र है जो खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक खनिज जो है वो छोटा नागपुर क्षेत्र में होते हैं। हमने इस पठार को दो भागों में बांटा था दोस्तों। इस पठार का जो उत्तरी भाग है दोस्तों वो कहलाता है हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार, और इसका जो दक्षिणी भाग है दोस्तों ये कहलाता है रांची का पठार। दक्षिणी भाग कहलाता है रांची का पठार। तो हमने इसे दो भागों में बांटा था। महानदी जो है स्वर्ण रेखा नदी है, उसका संबंध भी किससे है? छोटा नागपुर पठार से है। इसके बाद में सर्वाधिक खनिजों वाला पठार है तो भारत का गौरव है ये, और भारत का रूर प्रदेश भी कहलाता है। प्रमुख रूप से खनिज की बात करें तो यहां लोहे और कोयले की मात्रा अधिक है। लोहा और कोयला अधिक पाया जाता है। इसके बाद हम बात करें तो इस छोटा नागपुर का पठार जो है इसका जो पूर्वी विस्तार है उस पर बात करते हैं। यहां से अपने चर्चा प्रारंभ करते हैं। कल यहीं पे हमने चर्चा को समाप्त किया था। यह क्षेत्र है दोस्तों, यहां हमने पढ़ा छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार जो है हम बात करें इसके मध्य और इसके, मैं अलग कलर से ड्रॉ कर देता हूं। ये वाला जो क्षेत्र है ये क्षेत्र कहलाता है दोस्तों मेघालय। ये वाला राज्य जो है वो है मेघालय, जहां फैला हुआ है मेघालय का पठार। तो मेघालय के पठार और दोस्तों छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार जो है और छोटा नागपुर का जो पठार है, इन दोनों के मध्य ये जो विस्तृत क्षेत्र है इस विस्तृत क्षेत्र को कहा जाता है मालदा भ्रंश। मालदा गैप कह देते हैं, मालदा भ्रंश भी कहा जाता है। तो इन दोनों के मध्य मालदा भ्रंश विस्तृत है। छोटा नागपुर पठार का ही भाग माना जाता है मेघालय का पठार। इस मेघालय के पठार में दोस्तों यूरेनियम के भी साक्ष्य मिले हैं। यूरेनियम के भी साक्ष्य मिले हैं, साथ ही यहां पर लोहे के भंडार भी प्राप्त हुए हैं और कोयला भी पाया गया है। तो प्रमुख है यहां पर अलग जो चीज है वो है यूरेनियम। अगर हम बात करें इस मेघालय के पठार में 3 प्रमुख पहाड़ियां स्थित हैं, जिनको मैं इस तरह क्रम वाइज बना रहा हूं। यह है दोस्तों गारो की पहाड़ियां,
खासी की पहाड़ियां और तीसरी है दोस्तों जयंतिया की पहाड़ियां। जो यहां की प्रमुख जनजातियां हैं उन जनजातियों के नाम पर ही इन पहाड़ियों के नाम रखे गए हैं। ये मेघालय के पठार के अंतर्गत आने वाली 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी व जयंतिया, जो मेघालय में ही स्थित है। इनमें से अगर हम बात करें दोस्तों तो ये जो खासी की पहाड़ियां हैं इनके अंदर जो स्थल है भारत का वो है दोस्तों मासिनराम। मासिनराम। दूसरा यहां प्रसिद्ध स्थल है चेरापूंजी। दूसरा है चेरापूंजी। भारत में जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो कौन सा है? मासिनराम। यहां लगभग 1300 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त होती है। ये पूरे विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा का रिकॉर्ड है। तो दुनिया में सर्वाधिक औसत वर्षा कहां होती है? मासिनराम में। यहां अधिक वर्षा का कारण क्या है? तो अधिक वर्षा का कारण है इन पहाड़ियों की आकृतियां। और इनकी आकृति कैसी है? तो इनकी आकृति है कीपनुमा। इनकी आकृति है कीपनुमा। इस कारण से, कीपनुमा आकृति होने के कारण से जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनते हैं वो चक्रवात जो है इन पहाड़ियों के मध्य इन्हीं से टकराकर बार बार यहां वर्षा करता रहता है और इस बंगाल की खाड़ी से नमी को प्राप्त करता है। तो खासी की पहाड़ियों में स्थित क्षेत्र है वो है मासिनराम। इससे पहले जो सर्वाधिक वर्षा का रिकॉर्ड था वो चेरापूंजी के नाम था। चेरापूंजी के बाद में मासिनराम जो है वो वर्तमान में औसत वर्षा में पहले स्थान पर है। तो विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा वाला स्थान है मासिनराम। ये कहां पर है? तो ये खासी पहाड़ियां मेघालय में स्थित है और पास ही है चेरापूंजा। यहां अधिक वर्षा का कारण क्या है? तो ये पहाड़ियों की आकृति जो है वो क्या है? कीपनुमा है। इस पर हम विस्तृत चर्चा जलवायु टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो आता है एक बैतूल का पठार। मैं यही बता देता हूं, बैतूल का पठार। जब दोस्तों हम पढ़ेंगे सतपुड़ा पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला, तो सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में है बैतूल का पठार। सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में है बैतूल का पठार, जो प्रमुख रूप से है मध्य प्रदेश में, जो प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। तो इस तरह ये भारत के दोस्तों कुछ पठार हैं जिनसे संबंधित राज्य हैं और उनकी जो विशेषताएं हैं उन पर हमने बात की। जो इन पठारों से संबंधित नदियां हैं उनका वर्णन जब हम इस क्षेत्र की पहाड़ियां करेंगे तो उनके साथ कर लेंगे। तो नेक्स्ट हम करते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र की पहाड़ियां। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की पहाड़ियां। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? तो प्रमुख रूप से मैं पहले उनके नाम लिख रहा हूं। सबसे पहले हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जो पहाड़ी है वो है दोस्तों अरावली की पहाड़ियां। अरावली की पहाड़ियां। दूसरी अगर हम पहाड़ियों की बात करें तो इसके अंतर्गत आती है विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला। तीसरी हम बात करें तो आती है सतपुड़ा पर्वतमाला। सतपुड़ा पर्वतमाला। नेक्स्ट हम बात करें तो आता है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के बाद हम बात करें तो आती है नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियों के बाद में बात करें हम तो आती है दोस्तों अन्नामलाई की पहाड़ियां। अन्नामलाई की पहाड़ियां। अन्नामलाई की पहाड़ियों के बाद बात करें तो आती है दोस्तों इलायची की पहाड़ियां। और इसी के साथ आती हैं दोस्तों पालनी की पहाड़ियां। पालनी की पहाड़ियां। तो ये कुछ प्रमुख पहाड़ियां हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जिन पर हम अध्ययन जो है वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें अरावली की, तो अरावली की पहाड़ी जो है इसका मैं शॉर्टकट में बता देता हूं। इसका विस्तृत वर्णन हम राजस्थान वाले वीडियो में कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट के अंदर राजस्थान जो है
उसके अंतर्गत अरावली जो है उसको देख सकते हैं। यहां मैं शॉर्टकट में बात बता देता हूं कि गुजरात में पालनपुर से लेकर, गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान होते हुए हरियाणा और दिल्ली तक विस्तृत है रायसीना हिल्स तक, जहां राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। एक 692 किलोमीटर लंबी पर्वतमाला है जो अरावली है। यह विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित और अवशिष्ट पर्वतमाला है, जिसकी राजस्थान में जो है वो लंबाई है 550 किलोमीटर, जो कुल लंबाई का लगभग 80% है। जिसकी हमने की थी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है सिरोही में गुरु शिखर, ये सिरोही में विस्तृत है। सबसे ऊंची है 1722 मीटर ऊंची चोटी है इसकी। ये इसके बारे में सामान्य बातें हैं। उसके बाद में हम प्रारंभ करते हैं विंध्याचल पर्वतमाला से। तो विंध्याचल पर्वतमाला पर अगर हम बात करें दोस्तों, तो मैं प्रायद्वीप वाला क्षेत्र बना रहा हूं। ये हिस्सा है। प्रायद्वीप की बात करें अगर हम दोस्तों, तो हमने अभी जो बात की अरावली की, वो इस क्षेत्र में विस्तृत है। यहां गुजरात से दिल्ली में रायसीना हिल्स तक, इस पर बात की। अभी हम बात कर रहे हैं दोस्तों, वो कर रहे हैं हम विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला इस तरह विस्तृत है गुजरात व प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश में। गुजरात व मध्य प्रदेश में विस्तृत पर्वतमाला है, वो है विंध्याचल पर्वतमाला। इस विंध्याचल पर्वतमाला जो है दोस्तों, इसमें प्रमुख जो भाग है वो है चूने का, अर्थात यह चूना पत्थर से निर्मित जो है एक पर्वतमाला है। यह मध्य भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला है। मध्य भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला है विंध्याचल पर्वतमाला। और यह जो विंध्याचल पर्वतमाला है वह भारत को दो भागों में बांटने का कार्य करती थी, उत्तर भारत व दक्षिण भारत। तो उत्तर भारत व दक्षिण भारत की जो सीमा है वो किसे माना जाता है? विंध्याचल पर्वतमाला को माना जाता है। और इन दोनों, और इस पर्वतमाला के दक्षिण से बहकर जो नदी निकलती है वो है नर्मदा नदी। इस नर्मदा नदी को नदी के तौर पर सीमा माना जाता है। अर्थात कि अगर पर्वतमाला से संबंधित बात करें कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वतमाला कौन सी है, तो है विंध्याचल पर्वतमाला। और अगर हम बात करें कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली नदी कौन सी है, तो वो है नर्मदा नदी। तो साथ ही आपको यहां दो प्रश्न ये ध्यान में रखने हैं, चाहे वो नदी के तौर पर पूछे और चाहे वो आपसे पूछे पर्वतमाला के तौर पर कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत का विभाजन कौन करता है, तो ये करता है। इस विंध्याचल पर्वतमाला जो दोस्तों, इसको प्रमुख रूप से तीन भागों में बांटा जाता है। प्रमुख रूप से तीन भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से इसके भाग हैं उन पर हम बात करेंगे। ये हमारी पर्वतमाला है। इसका ये जो गुजरात के पास भाग है ये कहलाता है दोस्तों विंध्याचल, विंध्याचल पर्वतमाला। हम इसके चार भाग भी कर सकते हैं। दूसरी जो इसकी पहाड़ियां हैं दोस्तों, ये कहलाती हैं भारनेर की पहाड़ियां, भारनेर की पहाड़ियां। नेक्स्ट जो इसका भाग है वो कहलाता है कैमूर की पहाड़ियां। और इससे आगे जो है इसका भाग वो आता है दोस्तों पारसनाथ की पहाड़ियां। अब देखिए दोस्तों कि जो विंध्याचल पर्वतमाला है वह गुजरात और मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में विस्तृत है। इस पर्वतमाला के चार प्रमुख भाग हैं। आप तीन भी मान सकते हैं। विंध्याचल पर्वतमाला संपूर्ण को ही कहा जाता है, जबकि प्रमुख रूप से गुजरात क्षेत्र में विंध्याचल पर्वतमाला,
मध्य प्रदेश में इसे बारनेर व कैमूर पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। जो इसका उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, जो प्रमुख रूप से झारखंड का पश्चिमी भाग, ये क्षेत्र कहलाता है। यहां पर इसे कहा जाता है पारसनाथ की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। विंध्याचल पर्वतमाला जो है दोस्तों, इसके दक्षिण में जो नदी बहती है वो नदी है दोस्तों नर्मदा नदी। क्योंकि इसके दक्षिण में नर्मदा नदी बहने के साथ ही इसकी जो दक्षिणी पर्वतमाला को जब हम पढ़ेंगे यहां पर सतपुड़ा की पहाड़ियां, तो उन दोनों के मध्य जो नर्मदा नदी है यह भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। तो सतपुड़ा पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य जो है वो भ्रंश घाटी बनाने वाली नदी है, वो कौन सी है? नर्मदा। तो नर्मदा नदी भारत में संकरे क्षेत्र या भ्रंश क्षेत्र से गुजरने वाली सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी है, जो अरब सागरीय प्रवाह क्रम की नदी है। अब हम बात करते हैं विंध्याचल पर्वतमाला के पश्चात प्रमुख रूप से वो सतपुड़ा पर्वतमाला पर। तो जो दोस्तों सतपुड़ा पर्वतमाला है, अगर हम उस पर बात करें तो यह किसके दक्षिण में है? तो यह विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण में है। यह विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण में है। इसके उत्तर में है विंध्याचल पर्वतमाला, और विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण में कौन सी पर्वतमाला है? यह है दोस्तों सतपुड़ा पर्वतमाला। सतपुड़ा पर्वतमाला। इस पर्वतमाला के उत्तरी भाग में नर्मदा और दक्षिणी भाग में ताप्ती नदी बहती है। यहां बहती है नर्मदा नदी और यहां बहती है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी। तो ताप्ती और नर्मदा जो नदियां हैं वो इन्हीं पर्वतमालाओं से संबंध है। दोनों का जो उद्गम है हम पढ़ेंगे, प्रमुख रूप से सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य से होकर गुजरती है। इसके बाद में हम बात करें तो सतपुड़ा जो पर्वत है वह दोस्तों एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, अर्थात कि इसका जो उद्गम है वो पर्वतीयकरण की तरह नहीं हुआ। इसका उद्गम होने का कारण इसके आसपास की भूमि का धस जाना था। इसके आसपास की भूमि जब नीचे बैठ गई, धस गई, तब बीच का उभरा हुआ जो क्षेत्र है वो क्या कहलाया? सतपुड़ा पर्वतमाला। इसीलिए इसे एक ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो भारत में ब्लॉक पर्वत का उदाहरण क्या है? तो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है सतपुड़ा पर्वतमाला। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। यह पर्वतमाला प्रमुख रूप से गुजरात, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्व की बात करें तो छत्तीसगढ़ तक विस्तृत है। गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक विस्तृत है। सतपुड़ा पर्वतमाला विंध्याचल पर्वतमाला के समानांतर ही विस्तृत है, अर्थात इस तरह यहां विंध्याचल पर्वतमाला विस्तृत है और विंध्याचल के समानांतर उसके दक्षिण में कौन सी पर्वतमाला है? सतपुड़ा पर्वतमाला। विंध्याचल के दक्षिण में उसी के समानांतर फैली पर्वतमाला है। सतपुड़ा पर्वतमाला को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। कौन कौन से उसके अलग अलग से नाम हैं उन पर भी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये जो बड़ा भाग है दक्षिणी, इसे कहा जाता है दोस्तों राजपीपला की पहाड़ियां। राजपीपला की पहाड़ियां। जो इसके मध्य का क्षेत्र है यह कहलाता है दोस्तों महादेव की पहाड़ियां। महादेव की पहाड़ियां। और जो इसके उत्तर का जो क्षेत्र है यह कहलाता है दोस्तों मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत। तो सतपुड़ा पर्वतमाला के तीन प्रमुख भाग हैं। तीन प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? तो यह है राजपीपला की पहाड़ियां,
महादेव की पहाड़ियां और मैकाल पर्वत। ये प्रमुख इसके 3 भाग हैं। महादेव की पहाड़ियों की अगर हम बात करें तो जो महादेव की पहाड़ियां हैं दोस्तों, इन पहाड़ियों में स्थल जो स्थित है वो है दोस्तों पंचमढ़ी स्थित है, वो है पंचमढ़ी। ये इन पहाड़ियों में स्थित है। पंचमढ़ी जो है दोस्तों मध्य भारत का पर्वतीय हिल स्टेशन है। पर्वतीय हिल स्टेशन, पर्वतीय हिल स्टेशन है। यह जो भारत के 36 जैव विविधता युक्त जो स्थल हैं उसमें पंचमढ़ी भी शामिल है। अर्थात यह जैव विविधता से युक्त जो हॉटस्पॉट हैं उनमें भी शामिल स्थल है। हॉटस्पॉट में शामिल स्थल है, अर्थात यह भी एक हॉटस्पॉट स्थल है। वो कहां पर स्थित है? महादेव की पहाड़ियों में स्थित है। महादेव की पहाड़ियों में स्थित है। साथ ही इस महादेव की जो पहाड़ियां हैं इनकी जो सबसे ऊंची चोटी है ये है दोस्तों धूपगढ़। धूपगढ़ महादेव पहाड़ियों की सबसे ऊंची जो चोटी है यह है दोस्तों धूपगढ़। और जो धूपगढ़ है यह संपूर्ण सतपुड़ा पर्वतमाला की भी सबसे ऊंची चोटी है और महादेव पहाड़ियों की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। इसके बाद हम बात करें तो जो इसका उत्तरी भाग है यह है दोस्तों मैकाल पर्वत। यह है मैकाल पर्वत। और महादेव पहाड़ियों से एक बात और सुनिए, यहां से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। ताप्ती या ताप्ती नदी का उद्गम होता है। महादेव की पहाड़ियों से ही ताप्ती या ताप्ती नदी का उद्गम होता है। यह भी आप ध्यान में रखें। अब हम बात करें मैकाल पर्वत पर। मैकाल पर्वत जो है दोस्तों इसकी ऊंची जो चोटी है यह है दोस्तों अमरकंटक। अमरकंटक। इस अमरकंटक से दोस्तों 2 प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। यह मध्य प्रदेश में ही स्थित है अमरकंटक। इससे 2 प्रमुख नदियां निकलती हैं। जो एक नदी है नर्मदा और जो दूसरी महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों वो है सोन नदी। नर्मदा और सोन नदी, इन 2 नदियों का उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक चोटी से होता है। नर्मदा जो है हमने इस पर बात की कि अरब सागर में गिरती है और भ्रंश घाटी बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे शिव की पुत्री भी कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें सोन नदी की। जो सोन नदी है वो दोस्तों एकमात्र ऐसी नदी है जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर उत्तर भारत की ओर बहकर गंगा में मिलती है। उत्तर भारत की ओर बहकर गंगा में मिलने वाली एकमात्र गंगा की सहायक नदी जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हो वो कौन सी है? तो वो एकमात्र नदी है सोन नदी। इसी सोन नदी गंडक और गंगा तीनों के संगम पर पाटलिपुत्र दुर्ग जो है वो बसा हुआ है। अर्थात पटना जो है पाटलिपुत्र वो गंगा सोन और गंडक तीनों के त्रिवेणी संगम पर बसा हुआ है। तो यहां तक हमने देखा कि विंध्याचल पर्वतमाला के बारे में हमने पढ़ा और सतपुड़ा पर्वतमाला के बारे में हमने पढ़ा। सतपुड़ा पर्वतमाला एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। विंध्याचल के दक्षिण में उसी के समानांतर विस्तृत है। इसके 3 भाग हैं, राजपीपला की पहाड़ियां, महादेव की पहाड़ियां और मैकाल पर्वत। इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा जो महादेव की पहाड़ियां हैं इन्हीं पहाड़ियों में स्थल है एक पंचमढ़ी। और जो मध्य भारत का क्या है? हिल स्टेशन है, पर्वतीय पर्यटन स्थल है। ये जैव विविधता युक्त जो हॉटस्पॉट है उनमें भी ये शामिल है। हमने मैकाल पर्वत के बारे में पढ़ा कि इसकी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक जहां से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है। जबकि महादेव की पहाड़ियों में हमने पढ़ा सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ जहां से ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। यहां तक हमने बात को पढ़ा। दूसरा दोस्तों अगर हम बात करें कि जो एक स्थल है मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पन्ना, मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध स्थल है पन्ना। ये जो पन्ना स्थल है दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है। ये 2 चीजों के लिए प्रसिद्ध है। एक तो भारत में
हीरे की जो सबसे प्रसिद्ध खान है या हीरे के लिए जो प्रसिद्ध जगह है वो है पन्ना। और दूसरा ये महत्वपूर्ण है अखबारी कागज के लिए। अखबारी जो कागज है भारत में वो कहां बनता है, तो वो पन्ना में बनता है। अखबारी कागज पन्ना में बनता है। तो यहां तक आप बात ध्यान में रखें विंध्याचल और सतपुड़ा के बारे में। नेक्स्ट जो है, अब हम बात करते हैं पश्चिमी घाट पर। अब हम बात करते हैं, चर्चा को प्रारंभ करते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है दोस्तों, उस पर अगर हम बात करें कि पश्चिमी घाट पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार की सबसे महत्वपूर्ण पर्वतमाला है, सबसे महत्वपूर्ण पर्वतमाला है। यह दोस्तों ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है। इसका जो दक्षिणी बिंदु है वो है कन्याकुमारी, और यह प्रारंभ होती है ताप्ती नदी से। ताप्ती नदी मुहाने से लेकर प्रारंभ होती है, अर्थात सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत भारत के पश्चिम में एक पर्वत श्रृंखला है जो लगभग 1600 किलोमीटर तक लंबी है तथा जिसकी औसत जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। 1200 मीटर है। इस पर्वतमाला को दोस्तों जो मध्य से 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, उत्तरी अक्षांश जिसे 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, यह 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है ये इसे दो भागों में बांटती है। दो भागों में बांटती है, प्रमुख रूप से दो भागों में बांट सकती है। हम इसके 3 भाग भी कर सकते हैं, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी, पर प्रमुख रूप से इसके क्या हैं, 2 भाग हैं। यह कहलाता है जो पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग है, इसे कहते हैं दोस्तों उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री पर्वत। तथा जो इसका दक्षिणी भाग है यह कहलाता है दोस्तों दक्षिणी सह्याद्री। और जो बीच वाला भाग है इसे हम कहते हैं मध्य सह्याद्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो प्रायद्वीपीय पठार में, जिनके बारे में हमने बात की कि भारत के पश्चिम में, उत्तर में ताप्ती से दक्षिण में कन्याकुमारी, तमिलनाडु तक एक श्रृंखलाबद्ध पर्वतमाला फैली है जो तट के बिल्कुल साथ में है, जिसके पूर्व का जो ढाल है वो मंद है तथा जिसके पश्चिम का जो ढाल है वो अधिक तीव्र है। तो एक प्रश्न पूछा जाता है नदियों के संदर्भ में कि भारत में किस क्षेत्र की जो नदियां हैं वो अधिक लंबी हैं। तो दोस्तों जो हिमालय की नदियां हैं वो अधिक लंबी हैं क्योंकि उनको बहने के लिए विस्तृत क्षेत्र मिल जाता है। जबकि हम प्रायद्वीपीय पठार की नदियों की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार की जो आकृति है उस वजह से इस पश्चिमी घाट के जो पूर्वी भाग से नदियां निकलती हैं वो जाती हैं बंगाल की खाड़ी में, जिनकी भी लंबाई कम होती है, और इसके पश्चिमी घाट से निकलने वाली जो नदियां हैं पश्चिमी भाग से वो जाती हैं अरब सागर में, जिनकी लंबाई बिल्कुल ही कम होती है। तो इस पर दोस्तों और अधिक विस्तृत चर्चा जो है वो कल के टॉपिक में हम करने वाले हैं और इंटरेस्टिंग रूप से इसको पढ़ेंगे। आप कोई अपना सुझाव हो, आपकी कोई समस्या, कोई प्रश्न हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डालें। हौसला अफजाई के लिए आप लाइक और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।